हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज चांद कुबा एंड आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं जो कि 3 फरवरी 2022 की न्यूज़ है। हुआ ये कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने यहाँ पर हरियाणा के उस कानून के ऊपर स्टे लगा दिया है जो कि 75% जॉब कोटा प्रोवाइड कर रहा था हरियाणा की लोकल यूथ को इन प्राइवेट सेक्टर। अब ये जो कानून है जब से इसको प्रपोज किया गया था यानी कि 2020 में इसको प्रपोज किया गया था तब से लेकर ये कानून जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इसी से जुड़े हुए जो दांव पेच हैं वो आज हम सबसे पहले समझेंगे एंड क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए गए। देखिए, स्टे लगाने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं। स्टे लगा दिया गया मतलब ये कि इसकी एग्जीक्यूशन जो है उसको रोक दिया गया, यानी कि इसको अब लागू करने के ऊपर रोक लगा दी गई है। ये कानून आया कब है एंड इसकी क्या जो डिटेल्स हैं वो सबसे पहले जान लेते हैं। इसका नाम क्या है? हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020। ये एक कानून है जो कि 6 नवंबर 2021 को यहाँ पर नोटिफाई किया गया था एंड 15 जनवरी 2022 यानी कि अभी 15-20 दिन पहले ही इसको लागू किया गया था, ये इफेक्ट में आया था। अब इसी के ऊपर यहाँ पर आज स्टे लगाई गई है, यानी कि अब ये लागू नहीं माना जाएगा क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से स्टे लग चुकी है। इसका क्या प्रावधान था? इसमें देखिए, इट सोट टू प्रोवाइड 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल कैंडिडेट्स इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स दैट ऑफर अ सैलरी ऑफ लेस देन 30,000 रुपीज अ मंथ। यानी कि पहली बात तो ये कि ये पार्शियली लागू होता है प्राइवेट सेक्टर जॉब्स पे, कंप्लीटली लागू नहीं होता क्योंकि ये उन्हीं जॉब्स के ऊपर लागू होता था जो कि 30,000 रुपीज से कम की सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी बात ये केवल और केवल प्राइवेट सेक्टर जॉब्स के ऊपर लागू हो रहा है। कहां कहां लागू होता है तो वहां देखते हैं। ये अप्लाई होता है टू ऑल दी कंपनीज, ट्रस्ट्स, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स, सोसाइटीज एंड एनी पर्सन एम्प्लॉइंग 10 or more persons under him or any employer we can say employing 10 or more persons। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना प्राइवेट काम चला रहा है लेकिन उसके पास 10 या 10 से अधिक लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं तो वहां पर भी ये लागू होगा। जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिजनेस रन कर रही हैं उन सब में ये कानून लागू हो रहा है, सोसाइटीज में भी लागू हो रहा है, ट्रस्ट में भी लागू हो रहा है। एंड ये जो कानून है इसमें इसका सनसेट डेट भी लिखी गई है कि ये 10 साल के लिए ही लागू होगा, इससे ज़्यादा के लिए ये कानून नहीं लागू होगा। अगेन गवर्नमेंट इसको अमेंड करके इसकी जो डेट है वो बढ़ा सकती है, ऑफ कोर्स, राइट। नाउ दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स हो या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हो या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो, उसमें रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि ये जो 75% रिजर्वेशन यहाँ पर दी गई है ये केवल और केवल प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में रिजर्वेशन दी गई है। अब क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन नहीं दी गई, तो उसके पीछे जो कारण है वो है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में ये स्पष्ट लिखा गया है कि गवर्नमेंट जो है जॉब्स प्रोवाइड करते समय कोई भी यहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है जब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में जॉब्स प्रोवाइड कर रही हो। आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 1 है, बेसिकली आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी कि एम्प्लॉयमेंट, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, सरकारी नौकरी में जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पर इक्वालिटी का प्रिंसिपल फॉलो करना होगा, उसमें यहाँ पे गवर्नमेंट भेदभाव नहीं कर सकती। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 क्या कहता है? इट सेज दैट देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दी सिटीजन्स। अब एक वर्ड यहां पर इंपॉर्टेंट है भाई, ऑल दी सिटीजन्स, यानी कि जो भारत के लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं भारत के, उन्हीं के लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। कोई नेपाल का व्यक्ति आकर या कोई और किसी देश का व्यक्ति आकर यहाँ पर जॉब मांगना शुरू करेगा एंड कहे जी मेरे को भी इक्वालिटी का अधिकार दो, मेरे को भी बराबर यहाँ पर जॉब्स दो, नहीं पॉसिबल, बिकॉज आर्टिकल 16 जो है वो केवल और केवल इक्वालिटी प्रोवाइड करता है सिटीजन्स ऑफ इंडिया को। इट सेज दैट देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। यहाँ पर स्टेट का मतलब केवल एक राज्य नहीं है, यहाँ पर स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट,
एंड आई मीन यहाँ पर स्टेट का मतलब उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ रही है एंड यहाँ पर राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट्स भी आ रही हैं, ठीक है जी। सो दोनों गवर्नमेंट्स यहाँ पर इंक्लूड हो रही हैं। दूसरा क्लॉज क्या कह रहा है? दूसरा क्लॉज कह रहा है कि भाई नो सिटीजन शेल ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल फॉर or discriminated against in respect of any employment or office under the state। सिंपल सी बात है, इन्होंने यहां पर 7 ग्राउंड्स दिए हैं। ये 7 ग्राउंड्स के ऊपर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते जब आप सरकारी नौकरी किसी को दे रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ये नहीं कह सकती कि यूपीएससी में एक पर्टिकुलर धर्म के बच्चे बैठेंगे या यूपीएससी के एग्जाम में एक पर्टिकुलर धर्म के बच्चे नहीं बैठेंगे, या सरकार ये नहीं कह सकती कि इस स्टेट के एग्जाम में इस पर्टिकुलर रीजन के बच्चे नहीं बैठेंगे एंड इस पर्टिकुलर रीजन के बच्चे बैठेंगे। एट द सेम टाइम सरकार ये भी नहीं कह सकती कि भाई जिसका प्लेस ऑफ बर्थ एक पर्टिकुलर स्टेट है, मान लीजिए जिसका प्लेस ऑफ बर्थ लेट्स से हिमाचल है, वो इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, बाकी नहीं बैठ सकते। सरकार ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 16 क्लॉज 2 ने यहां पर क्लैरिफाई कर दिया है कि भाई ये 7 ग्राउंड्स, क्या क्या 7 ग्राउंड्स हैं? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम। या तो आप इनको क्यूमुलेटिवली यूज कर लो, वो भी नहीं अलाउड है, या फिर आप इनमें से 1 या 2 या 3 को इकट्ठे मिला, ऐसा भी हो सकता है ना। ऐसा भी कह सकता है कि भाई इस पर्टिकुलर धर्म के लोग जो इस पर्टिकुलर प्लेस पर पैदा हुए उसको हम अलाउ नहीं करेंगे सरकारी नौकरी, वो भी गलत है, ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ, आर्टिकल 16 ने यहां पर एक्सप्रेसली मना कर दिया कि भाई जब आप किसी को सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कर रहे हो तब आप इन ग्राउंड्स के ऊपर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। अब ये मुद्दा बार बार उठ रहा है, क्यों? देखिए, जो न्यू लॉ है, न्यू हरियाणा लॉ है, वो प्रोवाइड रिजर्वेशन ओनली यहां पर किस में प्रोवाइड कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जॉब्स में तो रिजर्वेशन करने का मतलब ही खत्म हो गया, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जॉब में तो आप रिजर्वेशन प्लेस ऑफ बर्थ या डिसेंट के आधार पर या किसी भी अन्य ग्राउंड पर आप प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। बट यहां पर कहीं पर भी प्राइवेट जॉब के ऊपर कोई मनाही नहीं है। आर्टिकल 16 जो है वो कहीं पर भी स्टेट को या किसी सरकार को प्रोहिबिट नहीं कर रहा, एक्सप्रेसली प्रोहिबिट नहीं कर रहा कि भाई आप जो है किसी को प्राइवेट जॉब में इन ग्राउंड्स पर रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं करोगे। अब मुद्दा यहीं पर आके अटक रहा। यही एक टूल था हरियाणा गवर्नमेंट के पास भी, जो जिसकी मदद से वो ये रिजर्वेशन प्रोवाइड कर पाए, क्योंकि वो कहते हैं जी हम तो प्राइवेट में कर रहे हैं रिजर्वेशन, हम कहाँ स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में कर रहे हैं, हम थोड़ी ना गवर्नमेंट। हाँ, अगर हमने ये कहा होता कि भाई हरियाणा में जो तहसीलदार के जॉब्स होंगे उसमें 75% हरियाणवी होंगे या उसमें 75% लोकल्स होंगे, कहते जी हम मान लेते। लेकिन हमने कहा, या हम कहते भी हरियाणा में जो पटवारी के जॉब होंगे उनमें 75% लोग जो होंगे हरियाणा के होंगे, कहते ऐसे कहा क्या हमने? कह रहे नहीं कहा। फिर कहते किस बात का आपने यहाँ पर कोलावेरी डी कर रखा है। हाँ, सो बेसिकली क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही थी कि हरियाणा गवर्नमेंट आर्टिकल 16 को सबसे आगे रख रही थी, एंड जहां पर भी उनसे सवाल उठता कि साहब क्यों प्रोवाइड कर रहे हो ये रिजर्वेशन इन जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में, तो वो बोलते थे कि हमारे पास कोई एक्सप्रेस बार है नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बट आगे क्या है? अब हुआ ये कि इस एक्ट को चैलेंज किया गया, क्योंकि देखो भाई बहुत सारी डिबेट्स उठी थी एंड उन डिबेट्स में कहा गया था कि भाई अगर आप ये कानून ले आओगे इससे क्या होगा? इससे स्टेट की इंडस्ट्री को नुकसान होगा। एंड खास करके ये जो दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है जहाँ पर हरियाणा के बहुत इंपॉर्टेंट शहर आ जाते हैं, सर्विस सेक्टर एम्प्लॉय जहाँ पर ज़्यादा हैं, जैसे फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, सोनीपत वाला एरिया हो गया, यहाँ पर ये इशू बहुत बड़ा हो गया था। अब हुआ यही कि एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है एंड बहुत ही पुरानी एसोसिएशन है। इन्होंने इस कानून को चैलेंज किया, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज किया। एंड यहाँ पर क्या कहा गया
इस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि भाई ये जो कंसर्न लॉ है दैट जिसके थ्रू 75% यानी 75% रिजर्वेशन आप दे रहे हो, इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये कि सर आप आर्टिकल 16 को भूल भी जाओ, साइड पे भी रख दो, तब भी ये जो कानून है ये आर्टिकल 14 का हनन कर रहा है। मेरा फंडामेंटल राइट है सर, मेरा अधिकार, मौलिक अधिकार है, उसको छीन रहा है। आर्टिकल 15 अगेन माय फंडामेंटल राइट एंड आर्टिकल 19 अगेन माय फंडामेंटल। क्या है सर ये तीन आर्टिकल्स, ये भी तो देख लें। देखिए आर्टिकल 14 कहता है जी देयर शैल बी इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि क्या, हर व्यक्ति कानून की नजरों में बराबर होगा एंड किसी से कोई प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब आपने ये कह दिया कि मिस्टर ए जो कि हरियाणा का लोकल है एंड मिस्टर बी जो हरियाणा का लोकल नहीं है, इन दोनों में आपने भेदभाव कर दिया, कह रहे सर कहां पे रह गई राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ? आर्टिकल 14 गया सर, आर्टिकल 14 गया जब आपने दो लोगों के बीच में आपने भेदभाव कर दिया। फिर कहता है जी आर्टिकल 15, क्या कहता है आर्टिकल 15? आर्टिकल 15 एक बहुत ही जनरल कानून है या एक बहुत ही जनरल क्लॉज प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, अगेन प्लीज वर्ड नोट करो वर्ड को, अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। 5 ग्राउंड्स दे दिए एंड स्पष्ट रूप में स्टेट को कह दिया कि स्टेट ध्यान से सुन ले। क्यों? क्योंकि देखो फंडामेंटल राइट्स जो है ना, वो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? दीज आर इन काइंड ऑफ प्रोहिबिशंस ऑन दी पावर्स ऑफ स्टेट। ये जो हैं स्टेट के ऊपर लगाम लगाते हैं, कहना ये सही होगा कि ये स्टेट के ऊपर लगाम लगाते हैं। कैसे? ये स्टेट को स्पष्ट रूप से मना कर रहे हैं कि भाई स्टेट जो है किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, स्टेट यहां पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। किस ग्राउंड पर? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। यानी कि इन 5 ग्राउंड्स पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते कि हम तुम्हें इसलिए एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे क्योंकि तुम इस धर्म से हो, हम तुम्हें इसलिए ये सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे कि क्योंकि तुम इस प्लेस ऑफ बर्थ से हो। सो कह दिया कि भाई आप इन ग्राउंड्स के ऊपर जो है डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं सकते। एंड आर्टिकल 19(1)(g क्या कहता है? इट गिव्स अस द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस इन द कंट्री। अब आर्टिकल 19(1)(g जो है लेडीज एंड जेंटलमैन बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है, आर्टिकल है, एंड ये मुझे व्यापार करने का, मुझे बिजनेस करने का, मुझे राइट टू ऑक्यूपेशन दे रहा है। अब ये जो फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, इनका कहना सिंपल है कि सर आपने मेरा बिजनेस करने का अधिकार मुझसे छीन लिया जो कि मुझे 19(1)(g के तहत दिया गया है, क्योंकि आप मुझे डिक्टेट कर रहे हो कि मैं किस व्यक्ति को रखूंगा यहाँ पर, किसे मैं नहीं रख सकता। मान लो मेरा जॉब ही ऐसा है या मेरा काम ही ऐसा है जहाँ पर मैं रहता हरियाणा में हूँ, मेरी इंडस्ट्री हरियाणा में है एंड हरियाणा में रहकर हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि हरियाणा की स्पेशलिटी है ही नहीं, जो कि स्पेशलिटी है लेट से उड़ीसा की, ठीक है, एंड उड़ीसा के लोग ही उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने मेरा तो अधिकार छीन लिया, आपने कहा जी आपको 75% उसमें हरियाणा के लोग। सो क्या करूंगा मैं सर, बिजनेस कैसे करूंगा? सो एक तो ये आर्ग्यूमेंट, लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट रही इस इस केस में, एंड दूसरी यहां पर जो आर्ग्यूमेंट दी गई है, कहता है जी सिंस द लॉ अप्लाइज टू डाइवर्स फील्ड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट इज नॉट बेस्ड ऑन द इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड रैशनल क्लासिफिकेशन। इस एसोसिएशन ने कहा कि सरकार ने आंख बंद करके सबको एक बराबर कर दिया एंड सबको एक बराबर, एक अनुसार सबके ऊपर ये लागू कर दिया। सरकार ने कुछ यहां पर इंटेलिजिबल डिफरेंशिया नहीं लाया, यानी कि सरकार ने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि हम किस आधार पर ये लागू कर रहे हैं, किस इंडस्ट्री के ऊपर ये लगना चाहिए, किस इंडस्ट्री के ऊपर नहीं लगना चाहिए। सरकार ने यहां पर आंख बंद करके सबके ऊपर एक बराबर, जो कि गलत है। फिर इन्होंने क्या कहा? कहते हैं जी द एक्ट परपोर्ट्स टू effectively provide for reservation in private employment and represents an unprecedented intrusion by the government into the fundamental rights of private employers to carry out their business and trade as provided under Article 19, जो कि हमने अभी पढ़ा,
and the restrictions being placed upon such a right are not reasonable but are arbitrary, capricious, excessive and uncalled for। कहते हैं जी आपने आर्टिकल 19 में जो मुझे अधिकार दिया था उसका हनन कर लिया, एंड उसको आपने जो हनन किया है लेडीज एंड जेंटलमैन, कहता है कि वो बिल्कुल आर्बिट्ररी है, जो कि एक्सेसिव है और जो कि गलत है। आखिरी में क्या कहा इन्होंने, कहते हैं जी लॉ इज अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेरिटोक्रेसी। ये जो कानून है वो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेरिटोक्रेसी, यानी कि मेरी मेरिट का क्या होगा। हम मेरिट के आधार पर बिजनेस चलाते हैं, मेरिट के आधार पर कॉम्पिटिटिव बिजनेस रन किए जाते हैं। कहते हैं आपने वो भी छीन लिया। फिर कहता है जी लॉ फेल्स टू टेक इनटू अकाउंट प्रैक्टिकल कंसर्न्स ऑफ बिजनेस। अगेन जैसे कि हमने बात की, एट द लास्ट प्रैक्टिशनर जो पटिशनर है उन्होंने क्या कहा कि एक्ट इज कॉन्ट्रेरी टू वेरी आइडिया ऑफ कॉमन सिटीजनशिप फॉर द यूनियन of India, and that it fails to uphold the federal structure of the Union of India, which is part of the basic structure of the Constitution। So basically इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि भाई हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है। अब क्या है फेडरल स्ट्रक्चर? फेडरल स्ट्रक्चर यही है कि भाई देखो इंडिया का क्या फेडरल स्ट्रक्चर है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो इंडिया में क्या है, जो स्टेट्स हैं उनको सेंटर ने बनाया है, राइट। यहां पर स्टेट्स ने सेंटर को नहीं बनाया, सेंटर ने स्टेट्स को बनाया है, एंड एक ही सिटीजनशिप है। आप भेदभाव कैसे कर रहे हो सर? जब सिटीजनशिप एक है, हम एक भारत के नागरिक हैं, नागरिकता एक है, आप कैसे सिटीजन यहां पर भेदभाव कर रहे हो? आप कैसे देख रहे हो कि हरियाणा का कौन, पंजाब का कौन? कैसे सर, आप नहीं देख सकते। फिर आखिरी में गवर्नमेंट ने भी यहां पर कुछ कहा। गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने यहां पर कहा जी देखो इट इज टू प्रोटेक्ट द राइट टू लाइफ और लाइवलीहुड ऑफ द पीपल डोमिसाइल्ड इन द स्टेट एंड टू प्रोटेक्ट देयर हेल्थ, लिविंग कंडीशंस एंड द राइट टू एम्प्लॉयमेंट। सिंपल सी कंडीशन है, सिंपल सी बात कही कि भाई जो डोमिसाइल्ड हैं इंडिया के, भारत जो हरियाणा के जो रहने वाले हैं, उनके लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये लेकर आए। कहता है जी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इतनी हो गई हरियाणा में, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की लैंड बहुत सारी एक्वायर हो गई इंडस्ट्रीज में, एंड एग्रीकल्चर को हम यहाँ पर ग्रो कर नहीं सकते। एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो कहते हैं लिमिटेड रह गई। अब कहते हैं हम करें क्या, हमारे जो किसान हैं या जो हमारे उस वर्ग के लोग हैं जिनकी जमीनें इंडस्ट्रीज में चली गई, हम उनको कहाँ से एम्प्लॉयमेंट दें? तो इन्होंने यहाँ पर एक पॉलिसी स्टेटमेंट यहाँ पर रखा अपने आर्ग्यूमेंट में। Government also contended that the law does not discriminate on the grounds of place of birth। अब मैंने यहाँ पर आप देखोगे तो आर्टिकल 16 जब मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा था, आर्टिकल 16 में मैंने प्लेस ऑफ बर्थ को बड़े अक्षरों में लिखा, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। एंड आर्टिकल 15 में भी हमने क्या देखा, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 कहाँ गया? आर्टिकल 15 ये देखिए, प्लेस ऑफ बर्थ। कह रही जी हम प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर तो हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं रहे। हम किसके आधार पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? हम कर रहे हैं डोमिसाइल के आधार पर। गवर्नमेंट कह रही है जी प्लेस ऑफ बर्थ अलग होता है, डोमिसाइल अलग होता है। अरे वाह, ये तो नया कंसेप्ट आ गया। प्लेस ऑफ बर्थ अलग है, डोमिसाइल अलग है। अब इसको भी समझेंगे, डोंट वरी। प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है? जहां पर मैं पैदा हुआ। डोमिसाइल कहाँ? जहां पर मैं रह रहा हूं। अब देखिए क्या है डोमिसाइल को समझते हैं पहले। It means the place where a person has a permanent residence। बट रेजिडेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं फिजिकल एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं। परमानेंट रेजिडेंस का मतलब ये है जहां पर मेरी इंटेंशन है रहने की। मान लो मेरे 3 घर हैं, एक इंडिया के एक कोने में है, दूसरा दूसरे में है, तीसरा तीसरे कोने में, या फिर एक इंडिया में है, एक यूके में है, एक अमेरिका में है। मानने में क्या जा रहा है? एंड अगर मैं इन तीनों घरों में से एक घर में रह रहा हूं परमानेंटली, या मेरी इंटेंशन है, मान लो मैं 6 महीने में यूके में रह रहा हूं, बट मेरी ओवरऑल इंटेंशन क्या है? भारत में रहने की है, मेरे भारत वाले घर में रहने की है, तो क्या होगा? जो मेरी डोमिसाइल होगी वो भारत की होगी। सो बेसिकली डोमिसाइल जो होती है वो आपकी इंटेंशन के ऊपर निर्धारित होती है, ना कि आपके प्लेस ऑफ बर्थ पे। एंड गवर्नमेंट का यही स्टैंड है कि भाई हमने यहाँ पर डोमिसाइल के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया है, जिसका कोई उल्लेख नहीं है आर्टिकल 15 में। हमने यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेट किया नहीं। सो गवर्नमेंट बेसिकली यही बताना चाह रही है कि भाई हमें कोई कानून रोक नहीं सकता है। रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ वुड डेफिनेटली बी हिट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बट डोमिसाइल को कहता जी कोई प्रोविजन है नहीं जो उसको रोकता हो। इसलिए गवर्नमेंट ने ये अपना स्टैंड दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, अल्टीमेटली हम कंक्लूड करें तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के बाद बहुत सारी स्टेट्स, खास करके झारखंड जैसी स्टेट्स जो हैं वो सेम रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही हैं, यानी कि वो भी अपना कानून लेकर आ रही हैं ऐसी इसी तरह का रिजर्वेशन वाला।
जो कि प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है एंड काइंड ऑफ डिबेट भी यही है कि प्रॉब्लमेटिक है भी। अब इसके लिए एक टॉप कोर्ट यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसी की वर्डिक्ट इस कानून को सेटल डाउन कर सकती है या इस मुद्दे को सेटल डाउन कर सकती है, जिसकी हमें आगे वेट करना रहेगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टाइम ऑफ योर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।